Hello guys. I think you all have been done with your exam. So कैसा रहा आप सबका exam? I'm asking this in a very funny way because I have knew that what they have asked in the exam. So it's a very ridiculous thing that a board can do, but क्या कर सकते हैं JKCCB का कुछ भी पूछ रहे हैं. I knew that the overall level of exam, but मैं my being a faculty of maths, so मैं ज़्यादातर मैथ्स की बात करूँगा. आई थिंक चिल्ड्रंस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो पहले तो मैं मैथ्स की बात कर लूँ, बाकी फिर JKCCB के बारे में वीडियो के एंड में करेंगे बातचीत. पहले तो मेरे लिए बच्चे प्रायोरिटी हैं, बच्चों का देखते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें. आज आपका एग्ज़ाम हुआ एंड एज अ फैकल्टी ऑफ मैथ्स आई थिंक द पेपर ऑफ मैथ्स वर वेरी ईजी. ठीक है, पेपर बहुत ईजी आया था. मैथ की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर मैथ सेक्शन. शुरू करते हैं JKCCB का मैथ्स का एनालिसिस, बिकॉज बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए सर. आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में एंड ऑल वर वेरी इजी अपार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी ट्रिकी. आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड आपको मैं एनालिसिस बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है. आई थिंक दिस पेपर कैन बी सॉल्व एज फार एज मैथ सेक्शन इज कंसर्न्ड. ये 11 क्वेश्चन मुझे लगता है विद इन 5 मिनट के अंदर किए जा सकते थे ईजिली. 5 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, एज फार एज आई थिंक अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 5 मिनट्स और 6 मिनट्स आर मोर देन इनफ. ठीक है, आप अपना टाइम बचा सकते थे. चलिए सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका पेपर का, आज के पेपर का. ये कह रहा है इफ़ अ नंबर 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 इज डिविजिबल बाई 5, देन हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x. अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसने आपको बोल दिया कि एक जो नंबर है, ये गिवन नंबर, ये 3 से डिविजिबल है, तो x की जगह में क्या क्या वैल्यूज़ रख सकता हूँ. मुझे देखते ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन दे रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इस नंबर के डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होगा. 3 का रूल क्या होता है कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो डिजिट्स का सम करते हैं. तो 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + x + 9 + 2 + 3 + 1, यानी कि इनके डिजिट्स का सम भी 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए. जब इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा. 4 + 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 + 8 30. फिर x को छोड़िए अभी, 30 और 9 39 और 2 41, 41 और 3 ऐड करेंगे 44 और 1 45. 45 तो ये रहा और साथ में प्लस x भी था, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा. अब मुझे ये बात देखते ही समझ आएगी कि यार 45 तो 3 से उड़ जाता है, तो 45 तो 3 से चला गया. अब बचा क्या, x. और ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये पूरा नंबर x से डिविजिबल है, तो इसके डिजिट्स का सम भी x से डिविजिबल होगा, यानी x भी 3 से डिविजिबल है. तो x की जगह मैं ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ रखूँ जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी. पहली वैल्यू 0. आपको ये बात देखते ही समझ आना चाहिए कि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो x की जगह मैं एक वैल्यू 0 भी रख सकता हूँ. अगला नंबर x की जगह अगर मैं 3 रखूँगा तो वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. अगली वैल्यू 6, क्योंकि 6 भी 3 से डिविजिबल है. अगली वैल्यू 9, 9 भी 3 से डिविजिबल है. अब कोई बच्चा कहेगा सर 12 भी रख दो, बट आपके क्वेश्चन में x एक सिंगल डिजिट नंबर है और सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ओनली 4 वैल्यूज आर पॉसिबल. ओनली 4 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, यानी x की जगह कितनी वैल्यूज पॉसिबल थी, 4. एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था. ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर. ठीक है, एक्चुअली ये पेपर मैंने किसी बच्चे से मंगवाया, तो उसने तो चलो ये क्वेश्चन ठीक ही कर लिया, सामने ही दिख रहा है, बट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. एक्चुअली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. बोल रहा है इफ x इक्वल्स टू 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6, देन हाउ मैनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ x. बोलता है अगर x ये एक्सप्रेशन है तो इस नंबर के एंड में कितने जीरो होंगे. एक्चुअली में जो हमारा सिस्टम है ना, जो हम पढ़ाई करते हैं नंबर सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम पे चलता है. डेसिमल मतलब 10 की पावर पे चलता है. और 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5. हमारा जो नंबर सिस्टम है ना, जितने भी नंबर्स बने हैं, पहला नंबर जिस टू डिजिट नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो है 10. और 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5.
अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूँ, अगर मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है और 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो कितनी बार मैं ज़ीरो बना सकूंगा? मुझे पता है 10, यानी कि ज़ीरो बनाने के लिए मुझे 2 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़ीरो बनाने के लिए एक 2 और 5, एक ज़ीरो बनाने के लिए एक 2 और 5, एक और ज़ीरो बनाने के लिए 2 और 5। आप देख रहे हैं, यानी कि ये 2 बच गया। एक्चुअल में ये था क्या? ये था 2 की पावर 4 और ये था 5 की पावर 3। और ज़ीरो कितने बने? यहाँ पे 3 ज़ीरो बने, ये एक 10 बना, ये एक 10 बना, ये एक 10 बना। यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने आए? 3 ज़ीरोज़। यानी जो कम पावर वाला होगा उतने ही ज़ीरोज़ बनेंगे। आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर आपको ज़ीरो बनाने हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 3 हैं और 4 2 है मेरे पास, यानी मान लीजिए मेरे पास 2 4 बार था, 5 3 बार था, पर ज़ीरो कितनी बार बनेगा भाई? ज़ीरो बनाने के लिए 5 चाहिए। अगर 5 3 बार है तो 2 भी 3 ही बार चाहिए। 2 चाहे मेरे पास जितनी बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ीरो बनाने के लिए मुझे 2 और 5 इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। जो कम वाला होगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब आप मेरी बात देखिए, ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास 5 कितनी बार है? 6 बार है, तो मुझे 2 भी तो 6 बार चाहिए होंगे, तभी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये इनकी पावर 6 है, दोनों की पावर 6 को मैं कॉमन ऊपर ले लूँ, 2 इंटू 5 की होल पावर 6 कर दूँ, और 2 इंटू 5 कितना बनेगा? 10। 10 की पावर 6, यानी कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे? 6 ज़ीरोज़ होंगे इस नंबर के एंड में। यानी जो कम वाली पावर होती है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। और कम वाली पावर किसके पास थी? 5 के पास 6 थी, 2 के पास 10 थी, तो 5 के पास क्या है? 6। जितनी जो जिस नंबर के पास 2 या 5 में से कम पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो आपका आंसर पता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इस नंबर के एंड में कितनी ज़ीरोज़ होंगी? 6 ज़ीरो होंगी। चाहे आप इसको कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ बोलो या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोलो, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल। जेकेएसएसबी ने पहली बार फैक्टोरियल पे क्वेश्चन पूछा है, तो आने वाले मुझे लगता है सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स को थोड़ी कमर कस लेनी चाहिए अपनी, ठीक है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 10%, बाई वट परसेंट शुड द न्यू प्राइस इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। अब ये क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज क्वेश्चंस। अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, कॉम्प्रीहेंशन में फंसा लेगा। बोलता है एक आर्टिकल की जो प्राइस थी 10% थी। बोलता है किस परसेंट से उसकी नई प्राइस को मैं वापस से बढ़ाऊं ताकि उसकी ओरिजिनल प्राइस मुझे मिले। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे करता हूँ? मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, मान लेते हैं 100। मुझे नहीं पता क्या है, मैं ओरिजिनल प्राइस को मान लेता हूँ 100। बोलता है इस 100 को कितने से रिड्यूस किया गया? क्वेश्चन में गिवन है 10% से घटाया गया। कितने से घटाया गया? 10% से घटाया गया। जब 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 को 10 से कम करोगे तो कितना आएगा? 90। ठीक। अब अगला पार्ट क्वेश्चन में पता क्या बोलता है? कितना परसेंट से मैं बढ़ाऊं इस नई प्राइस को? नई प्राइस क्या है? 90। इस नई प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाऊं ताकि ये वापस क्या मिल जाए? मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाए। यानी क्या ये रहा है कि 90 को मैं कितने परसेंट से बढ़ाऊं कि मुझे वापस क्या मिल जाए? 100 मिल जाए। ठीक है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे? 10 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? 90 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बस आपका क्वेश्चन निकल गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 100, दैट इज 100, और डिवाइड में 9, और परसेंटेज साथ में लगाएंगे। 100/9 को जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, आपको पता ही है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 11 1/9% लिख सकते हैं। सो आपका आंसर क्या है? यूर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में पहले ही जेकेएसएसबी ने बहुत धूम मचा रखी है, अगर ऐसे सिली मिस्टेक आप क्वेश्चन पेपर में करके आओगे ना, इट्स अ डिजास्टर फॉर यू। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे इजी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं गलत करने थे, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता जिसने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया होगा पेपर में, और जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है थोड़ा हाई लेवल पे होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं था। यही ट्रिकी क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सीखिए। मुझे उम्मीद है 99.9% स्टूडेंट्स को गलत करके आए, बट देखते हैं। ये बोल रहा है अगर इफ x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोलता है अगर x% y का y%
ऑफ एक्स के बराबर है, तो बताइए इनमें से कौन सी बात ट्रू है। अब ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको पहला केस लेके दिखाता हूँ। पहले केस में मैं x को 10 मान लेता हूँ और y को मैं मान लेता हूँ 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है जो x% है y का वो किसके बराबर है, y% ऑफ x के बराबर। मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। x की जगह मैं क्या रखूँ, जो x की वैल्यू है 10 और साथ में परसेंट का साइन। ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, दैट इज मल्टीप्लाई किसके साथ, y, और इक्वल टू का साइन। अब y कितना है 20, साथ में परसेंटेज का साइन। परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और साथ में क्या है x। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब x की मैंने वैल्यू डालनी थी, सॉरी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब x और y की वैल्यू मैं इनकी जगह मैं x और y की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो 10% और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कितनी थी 20। अब वैसे y कितना था 20, साथ में परसेंटेज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x की जगह वैल्यू कितनी थी 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 10 क्या होता है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 10% को 10/100 मल्टीप्लाई 20। इस 20% को लिख सकता हूँ मैं 20/100, और मल्टीप्लाई को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, साथ में 10 था। जब इसको सॉल्व करोगे तो पता क्या आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1 × 2 इक्वल्स टू ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं, तो ऊपर क्या बचा 2 × 1, तो ये क्या आया 2 = 2 आया। यानी कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो उसने ऊपर गिवन दिया था वो बिल्कुल ट्रू प्रूव हो रहा है कि x% ऑफ y है वो y% ऑफ x के बराबर आ रहा है बराबर। लेकिन कब, जब x को हमने 10 रखा और y को जब हमने 20 रखा। ठीक, अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, वैल्यूज रखी होंगी, केस पहला सॉल्व किया होगा और ऑप्शन नंबर अपने किसको मार्क करके आए होंगे, बी को। अब यहां से हमने क्या प्रूव हुआ, बराबर तो आया, लेकिन कब आया, y जब 20 था और x 10 था, यानी y > x। पहले केस हमें क्या पता लगा, y जो है x से बड़ा है। बच्चों ने क्या किया होगा, ऑप्शन नंबर बी को मार्क किया होगा और घर को चल दिए होंगे, और यहीं पे पेपर सेटर ने आपको फंसा लिया। पेपर सेटर के प्लान ट्रैप में आप आ गए। ठीक है, कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, आपने पहला तो केस ले लिया, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना था, वैल्यू लिखनी होती। मैं दूसरा केस लेता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा केस लेता हूँ। अब देखिए, मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं x को 20 मान लेता हूँ और y को 10 मान लेता हूँ। अब जो उसने फॉर्मूला गिवन दिया था मैं वो वापस से लिखता हूँ। जो x% y का था वो किसके बराबर है, y% ऑफ x। अब x की वैल्यू पुट करो 20 और साथ में परसेंटेज का साइन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू y के साथ। y क्या है 10 इक्वल्स टू y क्या है 10 साथ में परसेंटेज का साइन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x कितना था 20। जब इसको सॉल्व करोगे 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई 10 का 10% को लिख सकता हूँ मैं 10/100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 20। जब इसको सॉल्व करोगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, वापस वही आ जाएगा 2 × 1। और जब यहाँ पे भी सॉल्व करोगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, वापस क्या आएगा 1 × 2, तो 2 = 2। तो जो क्वेश्चन में गिवन दिया था वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, अब x यहाँ पे 20 है और y 10 है, यानी यहाँ पे क्या है x > y। अब दोनों इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। केस 1 में क्या आ रहा है, y x से बड़ा है। केस 2 में क्या आ रहा है, x y से बड़ा है। अब देखिए, आपका ए ऑप्शन भी सही आ रहा है, बी ऑप्शन भी सही आ रहा है, बट पेपर में तो कोई एक ऑप्शन सही है। यानी सेम टाइम पे दो कंट्राडिक्टरी बातें कैसे सही हो सकती हैं, या तो ये है या तो नहीं है। अब देख लीजिए, दोनों से मेरा आंसर अलग लगा रहा है, तो पेपर सेटर ने आपको यहां फंसा लिया। इस क्वेश्चन का आंसर था कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जब दो बातें जो ट्रू हो ही नहीं सकती हैं, अपोजिट बातें, जब वो दोनों सच हो रही हैं, तो इसका मतलब दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल ही नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखा, पेपर सेटर ने आपको फंसा लिया। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर एग्जाम्स। हायर एग्जाम्स का कहने का मतलब है CDS जैसे मैथ्स, CPF जैसे मैथ्स को अगर जो बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है, ये उस लेवल का क्वेश्चन था भाई। अगर इसको वही बच्चा कर सकता है जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है और जिसने अच्छे से तैयारी की है और जिसने अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन में एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना थोड़ा पढ़ाई से ज़्यादा ना कॉमन सेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। एंड एज आई से दैट कि कॉमन सेंस इज़ अ मदर ऑफ नॉलेज। जिस बंदे के पास कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जो बंदा अपने विवेक को इस्तेमाल करना जानता है ना, वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेता है। बट चलिए,
आई थिंक फॉर जूनियर असिस्टेंट दैट इज़ एन एग्जाम ऑफ लेवल 4, आई थिंक इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होता है वो उस क्वेश्चन को कर सकता था ईजिली। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, एवरेज का क्वेश्चन। सो इसको तो ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बोल रहा है द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई नंबर्स इज 18, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। बोल रहा है एक्स नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर कितने हैं, जो एक्स नंबर है उनकी एवरेज कितनी है 15। बोल रहा है कुछ वाई नंबर है, मुझे नहीं पता वो वाई नंबर कितने हैं, 1 1 है, 2 है, 3 है, उन सब की एवरेज कितनी है 20। और बोलता है जब इन सारे नंबरों को मैं ऐड करूंगा एक्स नंबर और वाई नंबर्स को, यानी कि टोटल नंबर्स, उनकी एवरेज कितनी है 18 है। ठीक है, और बोलता है मुझे बताओ एक्स इज टू वाई की रेशियो क्या है। अब इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, आप देखो, अगर एक्स नंबर है उनकी एवरेज 15 है तो उनका टोटल कितना होगा, ये तो पढ़ा है ना, उनका टोटल पता कितना होगा 15 इंटू एक्स, दैट इज 15x, ये तो आ गया इसका। अगर y नंबर है और उनकी एवरेज 20 है तो उनका टोटल पता कितना होगा, दैट इज y इंटू 20, दैट इज 20y। और बोलता है जब इन पूरे नंबरों को ऐड करेंगे दैट इज x प्लस वाई, तो इनका टोटल पता कितना आएगा, x प्लस वाई, एवरेज 18 है तो इनका टोटल आएगा x प्लस वाई इंटू 18। ठीक है, अब ये हो गई बात। बोलता है x और y की रेशियो क्या होगी। अब मुझे बताइए जो x वाले नंबर थे उनका टोटल ये, जो y वाले नंबर थे उनका टोटल ये, जब इन सारों को डिवाइड करोगे इनकी एवरेज निकालोगे तो इनकी एवरेज क्या आती है 18। अब देखिए एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है उन सारों का सम डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, या टोटल इंटिटीज जितनी आपको दी हुई हैं। तो टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, ये 15 और 20 सारे नंबरों का सम। तो 15 नंबरों का सम कितना है 15x, वाई नंबरों का सम कितना आया 20y, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने थे x प्लस वाई, डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो इनकी एवरेज कितनी आ रही थी 18 के बराबर आ रही थी। बस यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जब इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करूँगा, ये x प्लस वाई जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 15x प्लस 20y इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स प्लस वाई। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 15x प्लस 20y, ये आएगा 18x प्लस 18y। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए जो सेम वेरिएबल है उनको एक साइड ले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 20y है तो मैं 18y को लेफ्ट हैंड के इस तरफ लाऊंगा, तो 20y ऐसे रहेगा, 18y को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो प्लस है तो माइनस में जाएगा, दैट इज 18y। तो राइट हैंड साइड में क्या है 18x, तो लेफ्ट साइड में क्या था 15x को जब मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो प्लस से कितना हो जाएगा माइनस। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे चलिए, तो 20y में से 18y गए कितना आएगा 2y। ठीक, और जब 18x में से 15x गए तो कितना आएगा 3x, यानी x और y की रेशियो निकालनी है हमने। अगर मैं x को यहीं पे रखूँ और y को यहाँ लाऊं तो यहाँ पे तो 2 बचेगा, बीच में इक्वल टू और 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, यानी कि विच इम्प्लाइज दैट जो x और y की रेशियो है वो कितनी आई 2:3, यानी योर आंसर इज 2:3। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो 45 का आंसर था वो क्वेश्चन नंबर वो था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है इफ अ डिस्काउंट 10% given on the marked price of a book, the publisher gains 20%. If a discount is increased to 15%, the gain of the publisher is। बोलता है एक पब्लिशर है जो किताबों को पब्लिश करता है, बोलता है उसने किताब की कोई मार्क्ड प्राइस रखी। मार्क्ड प्राइस समझते हैं ना, जिस पे जैसे आप शोरूम्स में बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि टैग लगा हुआ है इस चीज़ पे कि ये चीज़ 7500 की है और इस पर आपको 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो वो होती है टैग प्राइस या मार्क्ड प्राइस। बोलता है डिस्काउंट कितना है 10%, और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी पब्लिशर कितना कमा रहा है 20%। बोल रहा है जब वो डिस्काउंट को 15% बढ़ा देगा तो बताओ पब्लिशर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा। मुझे इसको देखते ही एक बात में समझ आती है, ये फॉर्मूला एक ही चीज़ मुझे देखने में समझ आती है, दैट इज मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो जब मैं पहली बार सॉल्व करूंगा, बोलता है पहली बार
जब मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है पहली बार 20 का, और अपॉन 100 फार्मूले का माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है पहली बार 10%। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो पता क्या आएगी, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 माइनस 10 90। बोलते हैं अगली बार बोल रहा है इसी वैल्यू का, क्या कौन सी वैल्यू, ये 120 अपॉन 90। बोलते हैं इसी वैल्यू पे जब वो 15% का डिस्काउंट देगा, तो अब ये एमपी और सीपी की रेशियो आ गई, तो अगली बार इस पे प्रॉफिट होगा और इसी पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बोलता है जब इसी वैल्यू पे अगली बार मैंने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि डी की वैल्यू कितनी 15%, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये पी की वैल्यू निकालना है। बोल रहा है जब इसी वैल्यू पे अगली बार मैंने 15% का डिस्काउंट दिया तो बताओ मुझे कितना प्रॉफिट होगा, यानी गेन, गेन समझते हो, प्रॉफिट, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। तो 100 प्लस पी तो वैसे रहेगा, डिस्काउंट उसने कितना बढ़ा दिया 100 माइनस डी, डी उसने 15 कर दिया, यानी डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 15। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 120 अपॉन 90 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे ही रहेगा। 100 में से 15 माइनस गए ये वाला पार्ट, तो कितना आया 85। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए 30 के टेबल में 34 ज़ा 120, 33 ज़ा कितना आएगा 90। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 100 प्लस पी अपॉन 85। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 100 प्लस पी अपॉन 85। जब ये 85 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 85 ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 85 4 ज़ा 84 ज़ा 320 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि कितना आ जाएगा ये 340 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या बचा 100 प्लस पी। अब देखिए 100 इस साइड है तो इक्वल टू के जब इस पर आएगा तो माइनस होगा, दैट इज 340 अपॉन 3 माइनस 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट के बराबर। जब सारे को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 340 माइनस 300 अपॉन 3, तो ये क्या बनेगा 40 अपॉन 3, और 40 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ 13/3%, यानी प्रॉफिट कितना होगा 13/3%। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए क्या आंसर आएगा, दैट इज 13/3% का प्रॉफिट होगा जब वो 15% का डिस्काउंट देगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये तो मैं आपको एक्चुअली में सॉल्व करके एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला बेस्ड था, बट पेपर में तो आप बहुत फास्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझाने का पर्पस होता है तो इसलिए वीडियो आस्ते आस्ते रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। बोलता है एक बैरल है, ठीक है, एक कोई आपके पास बैरल है, एक सिलेंड्रिकल डब्बा, उसमें मिक्सचर है वाइन और वाटर 3:1 रेशियो में। मुझे नहीं पता इस डब्बे में क्या क्वांटिटी है। मान लेते हैं ये एक डब्बा है, इसमें वाइन और क्या है वाटर है, और उनका रेशियो क्या है वाइन और वाटर, वो किस रेशियो में है 3:1। बोलता है इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला गया, ठीक है, कुछ हिस्सा निकाला गया मिक्सचर में से, ठीक है। अब जब मिक्सचर में से कुछ हिस्सा निकालेंगे तो मिक्सचर में तो वाइन और वाटर है, यानी कि वाइन और वाटर का हिस्सा बाहर आएगा। बोलता है इसमें से कुछ हिस्सा निकाला, उतना ही पार्ट मान लीजिए ये तो रेशियो है 3:1, मान लीजिए टोटल था 20 लीटर। बोलता है 20 लीटर में से मान लो मैंने 2 लीटर निकाला, और बोलता है उसके बाद मैंने क्या किया, बोलता है मैंने उसमें वाटर ऐड किया उतना ही। अगर 2 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला था तो 2 लीटर मैंने वाटर ऐड किया, ताकि क्या हो जाए, उसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो रेशियो है वो क्या हो गया 1:1 हो गया। कितना हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, रेशियो एक्चुअली में पता क्या होता है। देखो मैं एक नंबर लेता हूँ, सपोज कर लीजिए 4। अगर 4 को 3:1 की रेशियो में बांटूंगा, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज़ है 4 लीटर, उसको अगर 3:1 के रेशियो में बांटूंगा, इसका मतलब पता क्या है कि एक को मिला 3 लीटर और एक को मिला 1 लीटर, ठीक है। आई बात समझ में, पहला तो ये, और दूसरा मान लेते हैं 4 ही लीटर है मेरे पास, उसको मैंने बांट दिया 1:1 रेशियो में, तो एक को मिला कितना मिला 2 लीटर, दूसरे को भी मिला कितना 2 लीटर,
यानी कि क्वांटिटी सेम है लेकिन रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। बस अब इतनी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्यों की? यहाँ पे क्वांटिटी बराबर है, हमें मतलब होता है रेशियो से, क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो अलग अलग हो सकता है। देखो ना, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने अपने बेटे को 30 रुपये दिए, एक को 20 रुपये दिए, उनका रेशियो क्या आएगा? 3:2। सेम वही 50 रुपये मैंने एक बेटे को 40 रुपये दिए, एक को 10 रुपये दिए, तो उनका रेशियो क्या आएगा? 4:1। क्वांटिटी सेम है लेकिन रेशियो अलग लगा रहे हैं। तो ये बात कहने का मेरा ये पर्पज़ है कि यहाँ पे आप समझिए कि रेशियो अलग अलग है लेकिन इस डब्बे में जो क्वांटिटी है वो सेम है, दोनों रेशियोज़ के लिए सेम है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? बोल रहा है इस बैरल में वाइन और वाटर का रेशियो था 3:1। बोलता है इसमें से कुछ हिस्सा निकाला गया, मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाला गया, और बाद में जितना हिस्सा निकाला गया उतना ही पानी ऐड कर दिया। जब पानी ऐड किया तो रेशियो कितना हो गया? 1:1 हो गया। पहले वाइन और वाटर का रेशियो था 3:1, अब वाइन कितनी हो गई? 1, और वाटर भी कितना रेशियो हो गया? 1। इसका मतलब ये नहीं है कि वाइन और वाटर क्या नाम है आपका जो है क्वांटिटी पे कोई फर्क आया, क्वांटिटी सेम है बट यहाँ पे रेशियो अलग अलग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, जो हमने ऐड क्या किया वाटर, चेंज क्या नहीं हुआ? वाइन चेंज नहीं हुई, तो जो कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ उसको सेम बनाओ। तो उसको सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वाइन अगर ऊपर 3 है तो नीचे कितना है? 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से करो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? वाइन और वाटर का पुराना रेशियो कितना था? 3:1। और नया रेशियो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 बनेगा और ये भी 3 बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 4 पार्ट, और ये कितना हो गया? 6 पार्ट। ठीक है, कितना हो गया? 6 पार्ट। यानी कितना चेंज हुआ? 2 का चेंज आया। कितने लीटर का आया? 2 लीटर का चेंज आया। कितने लीटर का चेंज आया? 2 लीटर का चेंज आया। अब मुझे बताइए, अगर पहले 6 लीटर क्वांटिटी थी, बाद में 6 लीटर हुई, ठीक है, पहले मेरे पास मान लीजिए 100 लीटर था, मैंने उसमें से 2 लीटर निकाला और वापस 2 लीटर डाल दिया, तो यानी कि क्वांटिटी पे कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। अगर बाद में 6 लीटर है तो पहले भी 6 लीटर होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? अब 2 लीटर कम हो गया। तो ये यही बोल रहा है कि कितना हिस्सा मैंने निकाला था। मैंने कितना निकाला था? 2 लीटर निकाला था स्टार्टिंग में। कितने लीटर में से? 6 लीटर में से। और उसने बोला उसी का फ्रैक्शन निकालो, तो ये कितना आएगा? 2/6। और इसकी जब फ्रैक्शन करोगे दैट इज 1/3, यानी 1/3 हिस्सा पहले मैंने निकाल दिया था। एंड यूर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक्चुअली में मिक्सचर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक्चुअली में इसको बोला जाता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने मिक्सचर एंड लिगेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं जिसके लिए आप रेडी रहिए। सो आपका बहुत अच्छे और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको केपेबल बनाया जाएगा ताकि आपके एग्जाम्स क्लियर हों। ठीक है, सो योर क्वेश्चन नंबर 47 इज डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ईजी था। ठीक है, बोल रहा है कंपाउंड रेशियो फाइंड कीजिए A:B एंड C:D का। A:B एंड C:D का कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? सिंपल, 2 रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। A:B का मतलब A/B, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय दूसरा रेशियो C:D। तो इसका कंपाउंड रेशियो पता क्या आएगा? A:C:B:D आएगा। ठीक, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन। ठीक है, खत्म। अब टाइम एंड वर्क के जो 2 इजी क्वेश्चंस थे, अब उस क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बट चलिए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ बोल रहा है कि 3 men ABC complete a work in 10 days, 12 days, 15 days respectively. All of them starts the work together. After 2 days A left and after next 2 days C also left. Find in how many more days whole work will be completed. ठीक है, तो ये क्या चीज़ बोल रहा है? बोल रहा है A किसी काम को 10 दिन में करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पता कैसे करते हैं? अब सिंपल ये देखिए, बोल रहा है A किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में, 10 डेज में। ठीक है, उसके बाद B इसी काम को कितने दिन में करता है? 12 डेज में।
और सी इसी काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज। ऐसे क्वेश्चंस में वर्क को पता क्या मानते हैं? इन तीनों का एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। और जब 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे दैट इज 60 यूनिट। कितना आएगा वर्क? टोटल वर्क कितना काम करना है उन्होंने? 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, अब देखिए जो आदमी, अब ए की बात करते हैं, ए 10 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। 60 को 10 से डिवाइड। ठीक है मेरा थोड़ा गला ख़राब है एक्चुअली, आज मैं अनंतनाग ट्रैवल कर रहा था, सो उस वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब है, बट वीडियो बनाना है तो इसलिए मेहनत जारी है। ठीक है, सो टोटल वर्क है 60 यूनिट। अगर एक 10 दिन में इस काम को अकेले पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना करता है? 6 यूनिट। वैसे ही बी ये 60 यूनिट करने के लिए 12 दिन लेता है तो एक दिन में कितना करेगा? 60 को 12 से डिवाइड, दैट इज़ 5 यूनिट एक दिन में। सी इस पूरे 60 यूनिट को करने के लिए 15 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60/15, दैट इज़ 4 यूनिट। यानी 6 एक दिन में पर डे में कितना करता है? 6 यूनिट। बी कितना करता है? पर डे में 5 यूनिट। और सी पर डे में कितना करता है? 4 यूनिट। बोल रहा है कि ए ने क्या किया? 2 दिन तक काम किया, सॉरी बोलता है आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, ए ने छोड़ दिया। यानी कि स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों ने काम किया होगा। यानी स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों ने काम किया होगा, ए बी प्लस सी। इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 डेज काम किया। अगर तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है। यानी तीनों मिलाकर एक दिन में कितने करते हैं? 6, 5, 11 और 4, 15। अगर तीनों मिलाकर एक दिन में 15 करते हैं तो 2 दिन में कितना किया होगा? 2 दिन में किया होगा 30 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में किया होगा 30 यूनिट। अब 2 दिन बाद ए तो चला गया, ए गायब हो गया। अब बचे कौन? बी और सी। ठीक है, और बी और सी ने वापस कितने दिन काम किया? अगले 2 दिन। ठीक है, अगले 2 दिन के बाद कौन चला गया? सी चला गया। तो अगले बचे हुए 2 दिन में यानी कि स्टार्ट इसके ए के जाने के बाद 2 दिन तक तो बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। तो 2 दिन में कितना किया होगा? 18 यूनिट। समझे मेरी बात? और उसके बाद क्या चला गया? सी चला गया। यानी टोटल जब सी भी चला गया तो खाली बचा बी। सी के जाने बाद टोटल कितने दिन हो गए? 4 डेज। और 4 डेज में कितना काम हुआ? 30 और प्लस 18 48 यूनिट। अब बचा हुआ काम बी को करना है। ठीक है, अगर 4 दिन में 48 यूनिट हो गया, अब टोटल काम था 60 यूनिट, तो बी को कितना करना है? 12 यूनिट काम करना है। कितना करना है? 12 यूनिट काम करना है। ठीक है, बी को कितना करना है? 12 यूनिट काम करना है। और बी एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट। तो 12 करने के लिए 5 से डिवाइड। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमें फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, क्योंकि मुझे आंसर देखते ही समझ आना चाहिए कि जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 2 10 और 2, यानी बी को कितना टाइम लगेगा? 2/5 डेज। कितना लगेगा? 2/5 डेज। टोटल टाइम कितना लगा? 4 दिन पहले के और 2/5 ये, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 4 + 2 2/5। तो जब इनको ऐड करोगे 6 2/5 डेज। कितना आएगा? 6 2/5 डेज। एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कितना? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे अप्लाई। ठीक है, सो आज की स्लाइड का मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है शायद ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गला ख़राब है, बट यू कैन एडजस्ट इट। ठीक है, बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। बोलता है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। बोलता है अगर वो दोनों काम इकट्ठा करना शुरू करेंगे, बी लीव 7 डे बिफोर कंप्लीटेशन। बोलता है काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी ने क्या कर दिया? काम को छोड़ दिया। ठीक है, मान लीजिए काम कंप्लीट होने से जस्ट 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बोल रहा है देन वर्क विल बी कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए इस काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में। ठीक है, बी इसी काम को कितने दिन में करता है? 25 डेज में। सबसे पहले हमें वर्क निकालना होता है कि काम टोटल है कितना। हम 15 और 25 का एलसीएम मान लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। आप बोलोगे सर आप तो बहुत फास्ट निकाल रहे हो। भाई कैलकुलेशन, अगर मैथ्स के एग्जाम निकालने कैलकुलेशन देखते ही मुझे समझ आना चाहिए। मुझे 25 को देखते ही पता लग रहा है ये 5 का स्क्वायर है,
और 15 को देख के पता लग रहा है 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, और एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं, तो एलसीएम में बड़ी पावर और जो कॉमन नहीं है 5 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 25 इंटू 3 75 यूनिट। आई बात समझ में? अब चलते हैं, जो अब ए अकेला 75 यूनिट करने के लिए 15 दिन दे देता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? 15 दिन में 75 यूनिट करता है, तो एक दिन में 75 को 15 से डिवाइड करोगे दैट इज 5 यूनिट। यानी एक ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। बी इस 25 यूनिट को, इस 75 यूनिट को करने के लिए कितना टाइम लेता है? 25 डेज। तो अगर बी 25 दिन में 75 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 75 को 25 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3 यूनिट। यानी बी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट करता है। अब मुझे नहीं पता कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। मैं मानता हूँ लेट एक्स डेज लगे काम को कंप्लीट करने में। कितने दिन लगे? एक्स डेज। ठीक। अब बोल रहा है कि बी ने काम खत्म होने के 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया। काम तो एक्स डेज में कंप्लीट हुआ ना, काम कौन सा? ये 75 यूनिट। तो ए ने तो पूरे एक्स डेज काम किया होगा, प्लस बी ने कितने दिन काम किया है? जितने टोटल नंबर ऑफ डेज थे उससे 7 दिन कम। अगर एक्स दिन में काम खत्म हो रहा था तो बी ने कितने लिए? एक्स से 7 दिन कम लिए। और टोटल किसके बराबर आएगा? टोटल काम 75 यूनिट। तो कितना काम करना है उन्होंने? 75 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? अब ए की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट, तो 5 इंटू एक्स 5x। बी कितना करता है? बी की जगह 3 पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 7। और टोटल किसके बराबर आना चाहिए? 75 यूनिट। यानी इनका जो काम है वो 75 यूनिट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर ये बता रहा है ना कि इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो 5x की वैल्यू तो 5x, अब 3 अंडर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 7 21 इक्वल्स टू 75। 5x और 3x 8x, ये 21 जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो प्लस होगा, तो ये बनेगा 75 प्लस 21। तो 8x इसके बराबर आएगा दैट इज 75 प्लस 21 दैट इज 96, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी? 8 के साथ x मल्टीप्लाई में, तो जब इक्वल टू के अगली साइड जाएगा तो डिवाइड आएगा, तो 96/8। जब 96/8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। यानी x की वैल्यू कितनी आई? x इक्वल्स टू 12 डेज। यानी काम कितने दिनों में खत्म होगा? 12 दिनों में, क्योंकि हमने काम को क्या माना था? काम x दिनों में खत्म होगा। और x की वैल्यू देखिए, अब x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। यानी 12 दिनों में काम खत्म होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर एंड योर क्वेश्चन हैज़ बिन डन। सो कैसा रहा ये सेशन? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा है। तो आपके रिव्यूज़, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। सो आई थिंक दैट अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो इतनी सी मेहरबानी मेरे पे कीजिए कि आप लाइक और कमेंट, बाकी मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ। सो इतना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बनाएं। ठीक है, सो ये रहा आपका वीडियो एनालिसिस। बाकी मुझे लगता है जेकेएससी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक इस बारे में फिर किसी और वीडियो में बात की जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। सो दैट इज़ डन। सो आपका ये था आपका मैथ का एनालिसिस है, एंड आई थिंक ये जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एनालिसिस। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। अगर जो ये मैंने वीडियो एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की है, इसको किसी को इसकी PDF की स्लाइड चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही जल्द हम कोर्स अपना पेड कोर्स लेके आ रहे हैं। सॉरी, पेड कोर्स तो नहीं कहूँगा मैं, यूट्यूब पर जो पेड कोर्स है वो विदाउट किसी फ़ी के हम आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल करवाएंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनीथिंग। जो पेड मटेरियल है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारा चैनल है विजडम डेवलपर के नाम से। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू सो मच।